हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? फिर शांत हो जाओ। गुड मॉर्निंग। शांत हो जाओ अब। कल आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, है ना? आज आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री और कायरल सेंटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। बेटा शांत। तुम्हारी गाड़ी निकल गई थी कल? आगे से लगाना मत। हमारी गाड़ी की इधर उधर कोई लगाता नहीं है, ठीक है? वहां किसी गार्ड से पूछोगे कि मुझे गाड़ी निकालना है, वो बोलेगा सर आएंगे तभी निकलेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने बीएन सर को बस दिया था चाबी, वो जो आगे जितना डेंट दिख रहा है ना, वो सब बीएन सर का किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं चाबी देना बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं दूंगा यार। चलो भाई, हाँ यार, चलो लिखो सेंटर ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ रखा है। एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखो हेडिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री। जग गए हो सब लोग? चलो बढ़िया है। क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस बार का जो टेस्ट सिलेबस है वहां कुछ भी लिखा हो आएगा क्या, वो मैं बता देता हूं। इस बार मौका है, थोड़ा अच्छा कर लीजिए। आइसोमेरिज्म केवल आ रहा है, केवल आइसोमेरिज्म। ना यूपीएससी आएगा ना बेसिक आएगा, केवल आइसोमेरिज्म आएगा। पूरा यहां से लेकर के खत्म हो जाएगा, मतलब ऑप्टिकल तक। आप इतना मान के चलिए जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा, खत्म करिए। आइसोमेरिज्म में जहां तक होगा वहां तक आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए आसान कर दिया हम लोगों ने। हाँ, बस बस क्या? अरे मतलब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि इनऑर्गेनिक नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक में क्या पीरियोडिक और केमिकल आ जाएगा, उसमें क्या है, बॉन्डिंग आ जाएगा। वो भी आसान है, छोटा सा तो चैप्टर है यार। आप अपने सीनियर्स का सोचो, जो 89 चैप्टर्स पढ़ 90 चैप्टर्स होता था, आपके पास 70 चैप्टर्स हैं, 78 है, 78 चैप्टर्स, फिर भी कितना कम हो गया हुआ ना? 12-13 चैप्टर कम हो गया है। सोचो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम हुआ है। ठीक है? लिखो भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया था। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे इक्वल इक्वल, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर का मतलब हो गया पॉइंट। सेंटर का मतलब हो गया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट से मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे इक्वल ग्रुप मिले, इक्वल एटम मिले। फिर से देखिएगा, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सेंटर, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉइंट ढूंढना है और उस पॉइंट से जिधर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन चलना है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको सेम ग्रुप मिले तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे Cl लगा है, यहां पे भी Cl लगा है, यहां पे H लगा है, यहां पे H लगा है। बेटा शांत। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बीच में आपको एक पॉइंट या सेंटर ढूंढना है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक सेंटर या फिर एक पॉइंट ढूंढ लो। इस सेंटर या इस पॉइंट से मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। बेटा शांत। मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। देखो मैं इक्वल इधर गया और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या सेम ग्रुप मिल रहा है क्या? तो इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में एक सेंटर होना चाहिए, बीचों बीच एक पॉइंट होना चाहिए, जिससे मैं इधर गया और उतना ही इक्वल डायरेक्शन अपोजिट में चल गया तो क्या सेम ग्रुप मिल रहा है? तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था? एक प्लेन कट कर रहे थे, यहां से इक्वल इक्वल होना चाहिए था। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे था,
C डबल बॉन्ड C, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे H और यहां पे H। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहा था। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का आपको एग्जाम क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन। जो अपन कल कह रहे थे, एक ऐसा प्लेन जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, या फिर आप ऐसा सोचो एक ऐसा प्लेन जिससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें सेम सेम ग्रुप मिले। एक ऐसा प्लेन जिससे मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो सेम सेम ग्रुप मिले। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जैक्ट डेफिनेशन। सेंटर ऑफ सिमेट्री में प्लेन भूल जाओ, अब प्लेन के बजाय एक सेंटर या फिर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जा रहा हूं तो इस पॉइंट से इधर गया और अपोजिट डायरेक्शन गया, सेम ग्रुप मिला। इस पॉइंट से इधर गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन गया तो सेम मिला। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को अपन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जांपल्स लिखेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में लिखो, इट इज अ सेंटर या पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री में इट इज अ सेंटर। सेंटर का मतलब समझ गए आप, इट इज अ डॉट, इट इज अ पॉइंट। और ये कहां लाई करता है? इट इज अ सेंटर या पॉइंट lies on the middle of, मिडिल मत लिखो, lies on the center of, it is a center या point lies on the center of organic molecule। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल के सेंटर में लाई कर रहा है, यानी कि बीचों बीच लाई कर रहा है। इट इज अ सेंटर या विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल from which if we go in equal and opposite direction, अगर आप equal and opposite direction में जा रहे हो, from which if we go in equal and opposite direction we get same atom या molecule। हम अगर equal and opposite direction में जाए तो हमारे पास same atom या molecule ही मिलेगा। we get same atom या molecule। इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज अ सेंटर या पॉइंट विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ मोलिक्यूल, जिससे मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे इक्वल एटम या इक्वल ग्रुप मिल रहा है, सेम एटम या सेम ग्रुप मिल रहा है। अब एक एग्जांपल लिखता हूं। सबसे पहला एग्जांपल आप लोग सोच के बताना, पहले 10 सेकेंड सोच लेना, फिर बताना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, कॉस है कि नहीं। नहीं है, छोड़ो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर बाद में बात करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, यहां से कट करें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या फिर इसको छोड़ के आप इसको कट कर लो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या फिर आप इसको कट कर लो, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो, स्लाइस है कि नहीं? sp2 में होता है, यहां सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, स्लाइस नहीं होगा। चलो ठीक है, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन पता करो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अब डेफिनेशन सोचो सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ध्यान से सेंटर ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन सोचो। देखो, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए बीचों बीच। अब इससे आप इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। मान लो मैं किसी भी डायरेक्शन, मैं ऊपर चला जाता हूं, कार्बन मिला क्या? नीचे जाने पे कार्बन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, COS नहीं है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में गया, कार्बन मिला क्या? इस डायरेक्शन में कार्बन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस डायरेक्शन में मुझे कार्बन मिला क्या? इस डायरेक्शन में कार्बन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में किधर भी जाओ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। तो यहां पे लिखो POS भी नहीं है, COS भी नहीं है। POS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, चेक कर रहा था। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, अगर देखो ध्यान से, दो ही अपने को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ना, POS COS, दोनों में से कोई भी हो तो कंपाउंड सिमेट्री की अनसिमेट्री? सिमेट्री। दोनों में से कोई भी एक आ जाए, POS मिल जाए, COS मिल जाए, तो कंपाउंड क्या हो जाता है? सिमेट्री। एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है मतलब कंपाउंड सिमेट्री है। एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्री है। अनसिमेट्रिकल कब होगा? जब दोनों में से कोई भी ना हो।
पीओएस भी ना हो, सीओएस भी ना हो, यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाया गया, कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिमेट्री। सम कंपाउंड सिमेट्री है तो मिरर इमेज सुपर इंपोज करेगा, नॉन सुपर इंपोज? सुपर इंपोज। कल बताया था एस फॉर सिमेट्री, एस फॉर सुपर इंपोज। सिमेट्री से सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, एम आई का मतलब मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, अगर सिमेट्री है और सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये तो आपने कर लिया। एक काम करते हैं, मैं साइक्लोपेंटेन आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ब्यूटेन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले साइक्लोपेंटेन कर लो। क्या इसमें पीओएस है कि नहीं? वेट, क्या इसमें पीओएस है कि नहीं? पीओएस दिख रहा है? कल हमने पढ़ा यहां से बीचों बीच काट दो, देखो इक्वल इक्वल है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से काट दो, इक्वल इक्वल है। पीओएस तो है, सीओएस है कि नहीं? सीओएस है कि नहीं? देख लेते हैं, देख लेते हैं। सीओएस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इसको बीचों बीच लाई करता हो, इससे इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो इससे इक्वल गया ऊपर, क्या कार्बन मिल रहा है नीचे? सिमिलरली मैं इधर गया तो आपको लग रहा होगा सर इधर चले, नो बेटा, इसका इक्वल अपोजिट ऐसा आता है, ठीक है? इसका इक्वल अपोजिट ऐसा आता है, एकदम कार्बन कार्बन को मैचिंग नहीं आता है, अनसिमेट्रिकल है ये, ठीक है ना? इसमें पीओएस तो है, मतलब अनसिमेट्रिकल बाई एंगल है। और सीओएस है कि नहीं? नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे नहीं मिलेगा। सीओएस नहीं है तो क्या ये सारी चीजें कोई भी एक है तो क्या सिमेट्री हो जाएगा? सिमेट्री है तो सुपर इंपोजेबल हो जाएगा, सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 7 मेंबर की रिंग आपको दिखाता हूं, पहले 3 मेंबर दिखाया, फिर 5 मेंबर दिखाया, फिर 7 मेंबर, क्या इसमें सिमेट्री है? देखने में लगता है कि सिमेट्री है। पहले मुझे बताओ पीओएस है कि नहीं? पीओएस है ना? पीओएस है। सीओएस है कि नहीं? आइए पता करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो, नीचे देखो, क्या सेम आ रहा है? ऊपर तो कार्बन मिल गया, नीचे कार्बन नहीं मिला। सिमिलरली यहां जाओगे और इसके अपोजिट जाओगे, कहीं यहां पड़ रहा है। सिमिलरली यहां जाओगे और इसके अपोजिट जाओगे, यहां पड़ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा यहां पे नहीं है। अब यहां पे अगर दोनों में से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्री है, कंपाउंड सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज शो करेगा और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे हैं यहां पे, ऑड मेंबर की रिंग में कभी भी सीओएस नहीं दिख रहा है आपको। 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 9 मेंबर, 11 मेंबर आप बना बना के थक जाएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड मेंबर रिंग में नहीं मिलती है। ठीक बात है? ये इसी को कर लेंगे नोट। नोट, सीओएस इज नेवर प्रेजेंट इन ऑड मेंबर रिंग। सीओएस कभी भी आपको नहीं मिलेगा, नेवर प्रेजेंट इन ऑड मेंबर रिंग। सीओएस जो है कभी भी ऑड मेंबर रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, एक और नोट के लिए एक एग्जांपल लिखे, फिर बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। एक और नोट के लिए, पहले आपने कल पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन। यहां पे COOH है, यहां पे COOH है, मान लो यहां OH कर देते हैं, यहां OH कर देते हैं, यहां H कर देते हैं, H कर देते हैं। ठीक है, पीओएस है कि नहीं? पीओएस है या नहीं है? बहुत अच्छे से पीओएस दिख रहा है। पीओएस मुझे एकदम हॉरिजॉन्टल पीओएस अच्छे से दिख रहा होगा। चलो, पीओएस तो है। अच्छा, सीओएस है कि नहीं? सीओएस भी है। सीओएस के लिए फिर से कॉन्सेप्ट से हिलना नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। देखो, इट इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे मैं इधर गया तो क्या मिला आपको? क्या मिला? OH। इधर जाने पे क्या इक्वल मिल रहा है? क्या इधर जाने पे H मिल रहा है, इधर जाने पे इक्वल मिल रहा है? लेकिन लोगों को यह लगता है कि इधर में गया COOH मिला, इधर जाने पे COOH मिल रहा है। यहां तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, सब लोगों को दिख रहा है। लेकिन आप यही तो गलत सोच रहे हैं। कल मैंने बताया था बेटा, फिशर ऐसा नहीं होता है। फिशर क्या करता है? HW। हॉरिजॉन्टल वाले कार्बन पे क्या वेज पे आएगा नहीं आएगा? क्या यहां पे H पे आएगा नहीं आएगा? और ये वाला देखो OH पे आ रहा है नहीं आ रहा? सिमिलरली नीचे वाले कार्बन से पूछो, ये दोनों सेम साइड आ रहे हैं क्या? और यहां पे देखो OH।
लेकिन COOH डैश पे चला जाता है क्या? अगर हॉरिजेंटल वेज पे है तो वर्टिकल कहां चला जाएगा? डैश पे। अब मुझे बताओ, दोनों अंदर की साइड है, COOH दोनों अंदर की साइड है, तो अगर मैं एक अंदर की तरफ गया तो दूसरा बाहर की तरफ होना चाहिए ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो एक वेज और डैश होगा तब तो COS होगा, समझ रहे हो ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों वेज दोनों डैश होना चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आया? तो क्या ये COS शो करेगा? क्योंकि दोनों अंदर चला गया, दोनों सेम साइड हो गया। सेम साइड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, अपोजिट साइड में होता है। तो बेटा यहां पे POS तो है बट COS नहीं है। एक और बात यहीं पे देख के बताना, क्या कभी भी फिशर में COS आ सकता है? कभी नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकता। ये हमेशा दोनों अंदर की तरफ होंगे, ये हमेशा दोनों बाहर की तरफ होंगे, तो अपोजिट साइड तो कभी आएगा ही नहीं फिशर में, नेवर। तो नोट में एक और बात लिख लेंगे, COS इज नेवर प्रेजेंट इन फिशर प्रोजेक्शन। तो अब आपके एक बार 2018 में पूछा गया सवाल है, पूछा है हाउ मेनी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन फिशर प्रोजेक्शन, बना के दे दिया था। ऑप्शन ए 0 था, समझ रहे ना? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नेवर प्रेजेंट इन फिशर प्रोजेक्शन। ये दोनों को याद कर लेना है बेटा। ऐसा याद करना है जो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सीधा बन जाए। याद करने से याद आया मुझे सुधांशु सर की एक बात। सुधांशु सर को हमने फोन किया एक दिन, सुबह का टाइम था, संडे का टाइम था, उनको सैटरडे संडे में कुछ तो होता है। तो शनिवार सुबह सुबह याद किया कि सर क्रिकेट खेलने चलोगे, हम सब जा रहे हैं गांधी मैदान में। और प्लान बन चुका था कि जाना है, सुबह 8 बजे सबको गांधी मैदान मिलना था। 8:30 में फोन कर रहे हैं, सर अभी सो रहे हैं। फिर हमने फोन किया, सर 8:30 में उनका फोन आया वापस कॉल बैक कि सर आपने कॉल किया था। हमने कहा सर क्रिकेट की बात हुई थी। हाँ सर वो बच्चों पे मेहनत करेंगे हम लोग। वो नींद में थे और उन्होंने कॉल पे उठाया, वो नींद वाली बात हमें बोल रहे हैं। मैंने स्पीकर पे ऑन किया कि देखो भाई बड़बड़ कर रहा है इधर। तो ऐसे ही सुधांशु सर जैसे याद करना है कि कभी भी कुछ भी हो ये याद होना चाहिए, नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आगे आपको सुधांशु सर आएंगे, पूछना जरा क्या जड़ी बूटी आप खाते हो जो इतना नींद में भी चीजें याद रहती है। चलो भाई, COS is never present in odd member ring and never present in Fisher। हो गया होगा? हाँ हाँ, अगर मॉलिक्यूल में मान लो इसमें इधर नहीं मिल रहा था बट हॉरिजॉन्टल मिल जाता, हाँ तो COS होता, COS होता। जैसे मान लो यहां पे आपका जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, COOH, यहां पे ले रहे हैं HOH और यहां पे ले रहे हैं OH और H। अब आप कह रहे हो सर इसमें COS तो होगा, कैसे? दोनों तो वेज पे आ गया ना। देखो ये दोनों OH ऊपर की तरफ है, OH ऊपर की तरफ है, दोनों आपकी तरफ है, OH की तरफ, OH दोनों आपकी तरफ है। अब सेंटर पे एक मॉलिक्यूल लिया, तो अगर ऊपर की तरफ OH मिल रहा है तो नीचे की तरफ OH मिलना था ना, तब तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, समझ रहे हो ना? अगर आपको ऊपर आने पे OH मिल रहा है तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। लिखा है ना अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे, कहीं तो लिखा होगा ये रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो COS तभी होगा जब एक वेज पे हो एक डैश पे हो। फिशर में इसीलिए कैसे भी कंडीशन में नहीं आता है आपके पास COS। इसमें लिखो, इसमें तो भाई साहब POS भी नहीं है और COS भी नहीं है। इसमें POS भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री COS भी नहीं है। क्या उस वाले में अपोजिट कभी जा ही नहीं सकता। हो गया? आपको बस ये ध्यान रखना है, बाकी समझने के लिए बेस्ट है वेज डैश। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चमक जाएगा।
जल्दी लिखो, 1 मिनट ले लो और जल्दी लिखो। क्या? क्या? ये वाले फिशर में वो तो हमेशा फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल वेज पे ही होगा, वर्टिकल डैश पे ही होगा। ये ऐसा दिया होगा, सोचना ये है आपको, ठीक है ना? किसी कंपाउंड के लिए हर फिशर में ऐसे ही लगता है, हर फिशर में यही होगा, ठीक है? हर फिशर 2D में दिखाने के लिए वैसा दिखाया जाता है, बट इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल वेज पे होता है और वर्टिकल अंदर की तरफ गया होता है, ऑलवेज वैसे ही होता है। सचिन इसी बैच में है क्या? सचिन इस बैच का है? नहीं है? आशुतोष नहीं है? सौरभ, सौरभ गुप्ता वो भी नहीं है? आदित्य झा वो भी नहीं है? भाई तुम लोग थोड़ा पढ़ा करो भाई। मोहम्मद नोमान इसी बैच का है? नहीं? सत्यम वो भी नहीं है? अनमोल अनमोल कुमार सिंह भाई साहब सारे बैच 2 वाले हैं। समीर, समीर खान नो वन। शुभम, शुभम गिरी भाई ये B2 का रिजल्ट तो नहीं है मेरे पास, बैच 1 बैच 2 दोनों का रिजल्ट है। तुम लोग टॉप 15 में से कहीं नहीं हो। चलो नेक्स्ट। कोई भी शुभम गिरी नहीं है? हैबुर रहमान ये भी नहीं है? भाई कोई तो मिल जाओ यार 15 तक। कुछ एक तो रिक है, रिक भगत है, आप हो? चलो यार आप हो टॉप 15 में कम से कम। और अंकित, अंकित राज आशुतोष, अर्पित, मुकेश और सुबोध इनमें से कोई है? कौन? मुकेश आप हो? नाइस। मुकेश भारती नाम है आपका? ओके। और सुबोध? नहीं है ऊपर वाले बैच का। चलो भाई कल ऊपर वाले बैच में मैंने कैश प्राइज अनाउंस किया है, आप चाहे तो पूछ लेना, दिया भी है, अनाउंस नहीं किया, दिया है। रैंक 1 वालों को 2000 रुपए, रैंक 2 वालों को 1000 रुपए और रैंक 3 जिसका था उसको 500 रुपए। बट सबसे बुरी बात यह है कि उसमें तुमने से कोई नहीं था, सारे बैच वो 2 वाले हैं, ठीक है? और एक बैच 3 का भी है, एक बैच 3 का भी है जैसा मैं पढ़ाता हूँ, तो वहां भी निकल रहा है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करके टॉप 15 में आइए एटलीस्ट, ठीक है? तो उससे एक बच्चा है बस आपके बैच का, 14 बच्चा उधर से है, ठीक है? जबकि वो बैच आपसे बात बना है, तो आपको तो और आना चाहिए था, ठीक है ना? तो आपको और अच्छे से वहां पे उसमें आना चाहिए था। और अभी क्या होगा, अगला जो टेस्ट होगा उसमें अचीवर भी साथ में रहेगा, ठीक है? अचीवर में सारे बच्चे 610 620 वाले हैं, प्रीवियस नीट में उनके आ चुके हैं 610 620 640 ऐसे 50 बच्चे उधर, ठीक है? और अचीवर ऑनलाइन में, तो अचीवर ऑनलाइन में हमने फॉर्म भरवाया, 400 से ज्यादा वाले कितने बच्चे, उम्मीद करो कितने आए होंगे? कितने बच्चे आए होंगे 600 से ज्यादा वाले? उतने ही नंबर हैं जितने मेडिकल सीट है, 25,000 के आसपास, और वो संकल्प में है। तो सोचिए बाकी बाकी 4-5 और हैं जहां पे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, वहां भी गए होंगे ऐसे बच्चे। चलो कॉमन हटा दो क्योंकि ज्यादातर अच्छे बच्चे इधर ही हैं, तो कॉमन बच्चे हटा दो, फिर भी यार 20-22 हजार ऐसे बच्चे इस बार बैठेंगे जिनके 600 से ऊपर नंबर हैं, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इस बार, ठीक है, 20-22 हजार कम से कम ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी 600 से ऊपर नंबर आ रखे हैं। सो दिस इज अ हार्श रियलिटी, डर तो हमें भी लगता है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है। तो पेपर तो देखो, ये डेटा हमारे पास अगर है तो एनडीए तो हमसे ज्यादा डेटा एनालिसिस करता है, उसके पास भी होगा ही, ठीक है? तो कुछ ना कुछ उसके बारे में जुगाड़ तो चल ही रहा होगा। खैर आइए, तो पेपर को थोड़ा मॉडरेट बनाना ही ऑप्शन है, ठीक है? पेपर को मॉडरेट बनाना ही ऑप्शन है। और हम जैसे मान लो अगर एनटीए क्या करता है ना, टीचर्स की कम्युनिटी में एक सर्वे कराता है
कि आपको क्या लगता है 24, 25, 26 का पेपर कैसा होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट टीचर्स में नहीं कराता, हम जैसे टीचर से नहीं कराता, वो किसी से भी नहीं, वो उन टीचर से कराता है, HC वर्मा टाइप्स जो है ना, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड टीचर जो होते हैं, या IIT के प्रोफेसर जो होते हैं। तो IIT के प्रोफेसर क्या करते हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो हम लोगों से बात करके फिर सर्वे भरते हैं। हम जैसे टीचर से बात कर लेते हैं, हमसे ही नहीं, मतलब हम जैसे जितने भी हैं ऑनलाइन वाले, तो उनसे, तो हम अब सबका ऑप्शन एक ही है, सबका ओपिनियन एक ही है कि भाई पेपर के लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट बनाया जाए। लेट्स, हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, हमें मोशन वो 2018, 19, 17, 16 की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके वापस से मेडिकल एग्जाम की थोड़ी सी जो गरिमा है वो बनी रहेगी, ठीक है। और वो होगा क्योंकि प्रोफेशन बड़ा नोबल है। जैसे आज भी CA का एग्जाम में कोई वो नहीं है, CA का एग्जाम डिफिकल्ट था, है और अभी भी है। क्यों भाई, आगे जाके मान लो खराब CA बन गए तो सारा टैक्स चुरा लेगा वो गवर्नमेंट का। वैसे ही अगर आप खराब बन गए तो किडनियां गायब होने लगेंगी लोगों की, इसलिए अच्छे डॉक्टर्स बनाना जरूरी है। तो खैर उस पर चल रहा है, तो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर के हिसाब से ही पढ़िएगा, एंड नो डाउट वैसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो कबाड़ा हुआ है, ये 2-3 साल लगेगा इसको ठीक होने में। लास्ट ईयर का जो पेपर लीक सिस्टम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अब कोई माने ना माने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट की इसमें गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रूफ नहीं रहेगा। भाई मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, मैंने किसी बंद कमरे में मर्डर कर दिया, कोई CCTV कैमरा नहीं है, कोई प्रूफ है कि मैंने मर्डर किया है, मैंने फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, ग्लव्स लगा के मर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट मेरे को फांसी दे सकता है या जेल कर सकता है? नो वैलिड प्रूफ। मैं एक कमरे में हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मर्डर किया है। मैं खड़ा था, वो मर गया, हार्ट अटैक आया था, गोली लगी, कोई और मार गया, मुझे नहीं पता, मैं फेस नहीं देखा उसका, आया मिली सेकंड में मार के चला गया। तो पुलिस सब चला जाता है इधर ही, भाई नहीं होता है बिना प्रूफ के, बिना कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। कानून की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, बिना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ का वो ऑर्डर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इसीलिए ज्यादातर लोग छूट जाते हैं, समझ रहे हो ना, लोगों को न्याय नहीं मिलता, लोग कहते हैं ना न्याय नहीं मिलता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ। प्रूफ नहीं है। उसी तरह नीट पेपर लीक का प्रूफ नहीं था। अगर आप जुडिशरी के स्टेटमेंट को पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि उसमें प्रूफ नहीं होने की वजह से हमने रीटेस्ट का ऑर्डर नहीं दिया। अगर प्रूफ होता तो हम रीटेस्ट का ऑर्डर दे सकते थे, ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती नहीं हुई है, इसका मतलब है कि गलती हुई है, और गलती को सुधारने में आपको 3-4 साल लग जाएंगे। वो 600 वाला बच्चा जो डिजर्विंग है, वो अब इस साल बैठेगा, कुछ अगले साल बैठेगा, 2-3 साल में छट छट के फिर वो पहुंचेगा उधर, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा मॉडरेट पढ़ाई करना है, स्टार्ट करिए। ये आपने पढ़ लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिशर विशर में नहीं होता है, ये हटा दीजिए। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पता करते हैं। सबसे पहले वाले में क्या मैं अब आंख बंद करके बोल दूं कि सर इसमें POS तो है बट COS? यहां पे देखो POS तो कल देख रखा है, COS भी तो है, इधर इधर कार्बन, इधर इधर कार्बन, ऊपर जाओगे कुछ भी नहीं, नीचे भी कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। तो दोनों तरफ सेम मिल रहा है, तो COS भी है, POS तो था ही। अगर दोनों हैं, अगर दोनों हैं तो मुझे बताओ सिमेट्री है कि अनसिमेट्री? दोनों हैं, सिमेट्री की अनसिमेट्री? भाई दोनों में से कोई एक है तो भी सिमेट्री, दोनों में से दोनों हैं तो बहुत अच्छा सिमेट्री। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, पहले ये बताओ। POS है कि नहीं? POS है कि नहीं? क्या ये वाला POS है? नहीं है। क्या ये वाला POS है? नहीं है ना। डायगोनल POS है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये वाला POS से काट दो तो है तो सही। कल ये सेम क्वेश्चन किया भी तो था, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही तो था। तो बेटा यहां पे POS भी है, अगर आप इस डायगोनल से कट करो तो दोनों कार्बन इक्वल इक्वल कट गए, फिर बराबर बराबर। अच्छा COS है या नहीं? COS भी तो है। यहां पे सेंटर पे अगर आप इज्यूम करो, इक्वल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, सिमिलरली इक्वल डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हो गया? अगर वे जो डैश होगा तो COS होगा। क्लियर हुआ? यही है पॉइंट वो। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ। एक तो स्लाइस दिख रहा होगा, कुछ भी हो, POS तो दिख गया मुझे, एक POS दिखना चाहिए, स्लाइस ही दिख गया मुझे। COS है क्या? मैं सेंटर पे एक पॉइंट लेता हूं, इससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन गया, सेम मॉलिक्यूल मिला। सिमिलरली इधर गया सेम मिला। तो अगर सेम मिलता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है।
दोनों हो तो अच्छा सिमेट्री होता है। अच्छा, सिमेट्री का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, 5वें क्वेश्चन पे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? मुझे तो स्लाइस दिख रहा है, वर्टिकल भी दिख रहा होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई एक दिखना चाहिए। है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? आपको कैसे पता? मान लो दोनों वेज पे हो सीएल, तो आपको कैसे पता कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ, अगर मान लो इससे नहीं है, इससे नहीं, इससे तो है, इधर जाओगे तो कार्बन है और इधर भी तो कार्बन है, इधर जाओगे तो कार्बन है, इधर भी तो कार्बन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और दोनों है तो बहुत अच्छा सिमेट्री है। और सिमेट्रिकल है तो सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ये वाले में बताओ। पीओएस है या नहीं? पीओएस तो दिख रहा होगा, ये वाला पीओएस दिख रहा है। चलो, स्लाइस भी दिख रहा है। अच्छा, तो पीओएस तो मुझे एक दिखना चाहिए, कोई एक दिख गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कोई एक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना इस बार, क्योंकि अगर मैं सेंटर पे गया, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो कार्बन क्लोरीन है, नीचे केवल कार्बन है। इधर जा रहा हूं कार्बन क्लोरीन है, इधर केवल कार्बन है। इधर जाने पे कार्बन क्लोरीन है, इधर केवल कार्बन है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? कोई एक भी पीओएस या सीओएस में से कोई एक भी है सिमेट्रिकल। चलो अगला क्वेश्चन। दोनों है, एक तो मुझे स्लाइस दिख गया, पीओएस में तो स्लाइस दिख गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना? आप इसको देख के बोल दो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां है। एक और चीज, अगर आपको वेज और डैश नहीं दिया है तो ये मान के चलना है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये नहीं दिया है तो आप बोल सकते हो कि ये सीओएस इसकी वजह से भी है, हालांकि मैं कार्बन देख के बोल सकते हैं, बट अगर नहीं दिया है तो वो बोल रहे कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, एक भी सीओएस हो गया तो सीओएस, जैसे एक पीओएस से पीओएस हो जाता है वैसे ही एक सीओएस से सीओएस हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। आपको मान के चलना है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो दोनों है तो अच्छा सिमेट्रिकल हो जाएगा। सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल? ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव। हाँ, कुछ भी मान लो, वेज वेज मान लो, वेज डैश मान लो, जिसे आंसर आता है मान लो, सेम तीनों मान लो। जैसे कोई जरूरी नहीं सेम मानो, आप ये मानो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ही दिया है, लेकिन इधर जाओगे तो क्या, इधर तो कार्बन क्लोरीन, इधर केवल कार्बन है। हाँ हाँ हाँ, अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री मानोगे तो ये दोनों को मान के चलना पड़ेगा, वेज पे है, मान के चलना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, आगे आइए। इन क्वेश्चन से बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? पहले सॉल्व कर लो आसानी से, उस क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। यहां पे Cl है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे Cl है। यहां पे H है, Cl है, Cl है, H है। चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं पीओएस है या नहीं है। पीओएस है क्या? ये वाला पीओएस ही दिख गया? नहीं है? पीओएस है या नहीं है? पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है। किसी भी प्लेन से काटोगे तो इक्वल इक्वल नहीं आ रहा है। चाहे मैं ये वाला प्लेन काटूं तो देखो सीएल के सामने एच आ जा रहा है, नहीं है। चाहे मैं इस वाले प्लेन से काटूं यहां से, तो भी यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन नहीं है, तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन सोचो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? चलिए देखते हैं। अगर मैं बीचों बीच गया, नहीं है ना,
देखो अगर मैं बीचों बीच गया और इसके लिए मैं ऊपर डायरेक्शन में सीएल जाऊंगा, नीचे डायरेक्शन पे सीएल मिल रहा नहीं मिल रहा? अगर मैं ऊपर डायरेक्शन में गया तो एच मिला, नीचे डायरेक्शन में एच मिल रहा नहीं मिल रहा है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा नहीं होगा? तो क्यों बोल रहे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? क्या ऊपर जाने पे मैंने क्या बोला? किसी एक तरफ से सीओएस मिल जाए, मिल जाएगा। सब देखना ये जरूरी नहीं है, कोई भी एक मिल जाए आपको। देखो यहां पे गया, इस जैसे ये ऐसा है, कॉपी दो। देखो ये ऐसा है, बोर्ड पे देखो, ये कार्बन है जहां पे कुछ भी नहीं लगा है, टॉप पे जो कार्बन है कुछ भी नहीं लगा है, यहां पे एच और सी लगा है और यहां पे एच और सी लगा है, यही है भाई। यहां पे कुछ भी नहीं लगा है, सबसे आगे वाले पे कुछ नहीं लगा है, साइड वाले में एच और सी लगा है, यहां पे सीएल और एच लगा है। अब मैं बीच में बैठा हूं, तो इधर गया तो क्या मिला? एच, और नीचे जाने पे भी एच मिल रहा है क्या? सिमिलरली नीचे जाओगे तो क्या सीएल मिल रहा है, और इससे ऊपर आ रहे हैं तो क्या एच मिल रहा है? तो है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में गए तो समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो अब है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, ऊपर गया तो क्या सीएल मिल रहा है, नीचे जाने पे सीएल मिल रहा है। सिमिलरली बेटा एक भी मिल गया तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री का पहले क्वेश्चन कर दो फिर आता हूं। आ जाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फिर से कॉपी दो, ध्यान दो। ये क्या वही है, स्क्वायर है, ऐसे मान लो स्क्वायर ही तो है। यहां पे लगा हुआ आपका HCl और वहां पे लगा हुआ है ClH, और उन दोनों कार्बन पे कुछ नहीं लगा है। ध्यान दो, यही स्क्वायर है, इस कार्बन पे क्या लगा है? ClH, और डायगोनल पे क्या लगा है? ClH या HCl, जो भी बोल दो। अगर मैं इसी प्लेन को काट दूं, डायगोनली काट दो, तो क्या इक्वल इक्वल हुआ नहीं हुआ? भाई ये वही तो है स्क्वायर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर ही तो है, इस डायगोनल पे HCl लगा है, उस डायगोनल पे ClH लगा है। अगर मैं इसी प्लेन को काट दूं तो इक्वल इक्वल बढ़ गया ना, तो पीओएस भी है, सीओएस भी है और पीओएस भी है। क्या ये सिमेट्री हो गया? कोई भी एक आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, कोई भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे आपके पास सेम ग्रुप मिल जा रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सारे ग्रुप में आना जरूरी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, इसी को कट कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया। अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मिथाइल मिल रहा है, डैश नीचे जाने पे मिथाइल मिल रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों है तो अच्छा सिमेट्री है। नेक्स्ट, पीओएस है या नहीं? पीओएस है या नहीं? पीओएस किसी भी डायरेक्शन में नहीं आएगा। देखो इधर से कट करोगे ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आ रहा, पीओएस नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करोगे ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आ रहा, पीओएस नहीं है। अगर आप सोच रहे होगे, मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि डायगोनल पे कर दो, ये वेज पे ये डैश पे, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये वाला डायगोनल कट कर दो, फिर भी वेज और डैश पे, कभी नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों वेज या दोनों डैश होना जरूरी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? इधर सेम सेम मिल गया, इधर भी सेम सेम मिल गया, इधर भी सेम सेम मिल गया, सब तरफ से सेम, तो सीओएस तो है, पीओएस नहीं है। कोई एक है तो सिमेट्री होगा नहीं होगा? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव? अगला सवाल, दोनों है, दोनों है। पहले बताओ सीओएस है या नहीं? सीओएस है या नहीं? देखो ऊपर जाने पे सीएल मिल रहा है क्या? नीचे जाने पे सीएल मिल रहा है क्या? ऊपर जाने पे बीआर मिल रहा है, नीचे जाने पे बीआर मिल रहा है, तो किसी भी एक तरफ से मिल जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या ये वाला है? ये नहीं है, सीएल के सामने बीआर आ गया, नहीं है। क्या ये वाला है? ये भी नहीं है। डायगोनल, कोई भी डायगोनल, बिल्कुल डायगोनल आप कट करो, कैसे, एक बार वापस कॉपी दो, देखो कैसे होगा। देखो ये स्क्वायर है, यही तो है स्क्वायर, थोड़ा सा टेढ़ा है स्क्वायर, ऐसे इमेजिन कर लो। अब देखो इस पे लग गया सीएल बीआर, और देखो ऐसे नहीं लगा है वो, ऐसे नहीं लगा है वो, देखो ध्यान से, इस पे लगा है सीएल, इस पे लगा है सीएल, इस पे लगा है बीआर, इस पे लगा है बीआर,
ठीक है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिन कर रहे हो, सबको वेज या सबको डैश मानना पड़ेगा। अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री ले रहे हो तो आपको क्या मानना पड़ेगा, वेज डैश मानना पड़ेगा। तो अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखो, तो एक सीएल है, यहां बीआर है, सॉरी सीएल के सामने सीएल है और बीआर के सामने बीआर है। अगर सारे वेज पे हैं तो क्या मैं इसको कट कर दूं तो सामने सामने सेम नहीं आ जाएगा, सामने सामने सेम आ जाएगा अगर सारे वेज पे हैं तो यहां पे कंडीशनल है ये कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन ऑल पीओएस तभी होगा जब सारे के सारे क्या है, वेज पे हो। पीओएस तभी होगा व्हेन ऑल ऑन वेज और डैश, या तो सारे वेज पे हो और ऑल ऑन डैश। हाँ, अगर ये एक वेज और एक डैश पे हो गया, दोनों सारे वेज और सारे डैश पे होगा तो सीओएस नहीं होगा। लेकिन सीओएस कब होगा, जब ये और ये अपोजिट हो, एक वेज डैश। सीओएस कब होगा, जब ये और ये अपोजिट हो, कोई एक ही होगा। इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर वेज पे सारे हो तो पीओएस आएगा, अगर वेज डैश पे हो तो क्या आ जाएगा, सीओएस आ जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन रहता है। चलो, हाँ, ब्रोमीन वेज पे है और ये वाला ब्रोमीन डैश पे, तब भी पीओएस हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, तभी हो जाएगा। देखो उन्होंने क्या कहा, फिर से कॉपी दो। उन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से भाई, मान लो ये स्क्वायर है, बोर्ड पे देखो, ऊपर वाला वेज पे और मान लो सामने वाला डैश पे, और ये वाला वेज पे, ये भी डैश पे, लेकिन पीओएस नहीं होगा। रीजन, इन दोनों को काटोगे, इधर वेज इधर डैश है। अच्छा, डैश वाला काट लो, अगर दोनों वेज पे तो हो जाएगा, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, दोनों हो जाएगा। कंडीशन दिया होता है। क्वेश्चन में आइए। हाँ, हाँ, तुम्हारा छूट गया, नहीं होगा तो 3 कार्बन विथ वो है ना भाई, 3 कार्बन विथ सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये नॉर्मल 3 कार्बन थे, नॉर्मल 3 कार्बन है ये, इट इज ओनली साइक्लिक। लेकिन साइक्लिक के साथ अगर हमने ब्रांच लगा दिया तो हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर जाने पे सेम मिल रहा है, इधर और इधर जाने पे सेम मिल रहा है, इधर और इधर जाने पे सेम मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, किसी भी हालत में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। सिमेट्री बोलो या अनसिमेट्री बोलो, सिमेट्रिकल बोलूंगा। ऊपर आ जाओ उस वाले क्वेश्चन, डायगोनली कट करेंगे तो अगेन कंडीशनल हो गया, वो मिथाइल और मिथाइल वेज पे है कि डैश पे है। यहां देखो ना, ये मिथाइल ऊपर है, मिथाइल नीचे है, कैसे हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप कह रहे हैं कि सर डायगोनली कट कर दो, तो इस कार्बन पे मिथाइल नीचे, इस कार्बन मिथाइल ऊपर है, कभी भी नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सामने सामने होना चाहिए। चलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आगे बढ़ो। उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, नहीं है ना, इधर जाएंगे ऑक्सीजन, इधर जाएंगे कार्बन, इधर जाएंगे ऑक्सीजन, इधर जाएंगे कार्बन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। पीओएस है कि नहीं, पीओएस है वर्टिकल वाला। चलो नेक्स्ट, अगला देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए देख सकते है कहां पे, ये वाला। अच्छा नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को छोड़ के आगे, इसमें नहीं, मैंने क्या बोला, इक्वल एटम या ग्रुप मिलना चाहिए, उस कार्बन के ग्रुप, इस कार्बन की इक्वल एटम या ग्रुप मिलने चाहिए, इस कार्बन की इक्वल एटम। अगर ये देखोगे तो हमेशा ही आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो नहीं होता है, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भूल जाओ। जैसे इनका सवाल था देखो कि सर अगर मैंने सेंटर में लिया तो ये और ये सेम आ तो रहा है, इसको नहीं काउंट करना है, इसके इक्वल एटम या ग्रुप देखने होते हैं, इसके ग्रुप होने चाहिए, इस कार्बन को नहीं देख सकते। यस, कौन सा, ये वाला। अगेन आपको कैसे पता है कि ये वेज है, ये डैश है ना। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, ये वाला सवाल करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों देखना है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने गया, ऊपर जाने पे क्या सीओएस है या नहीं है, नीचे जाने पे सीओएस है या नहीं है, ऊपर और नीचे इधर से भी सेम है, पीओएस है कि नहीं, कौन सा, स्लाइस तो हमेशा ही है, उसमें आओ, सीओएस है या नहीं, नहीं है। अब आपको देखने में लगता है सर ये देखो ये दोनों सामने सामने हैं,
लेकिन अभी अभी लिखा रखा है सेंट फिशर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। रीजन वापस से बता देता हूं, देखो भाई ये तो हमेशा पीछे पीछे दोनों लगे हुए हैं, CWH इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन हो गया वो। OH और ये वाला OH क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में या सेम है? सेम डायरेक्शन में है। ये वाला H और ये वाला H इक्वल एंड अपोजिट है कि सेम है? सेम सेम आ रहा है। COS नहीं हो सकता। क्या कभी POS होगा इसमें? POS होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। ऐसे कट करोगे H के सामने OH आएगा, ऐसे कट करोगे H के सामने OH आ रहा है, इसके सामने H के सामने OH आ रहा है, कभी भी नहीं होगा। कैसे? तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा ये वाला OH कल भी समझाया था, ये वाला OH आपके सामने है और ये वाला OH उधर सामने है, तो कभी भी डायगोनली दोनों एक साथ कट नहीं होंगे, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, उस वाले में देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर दिया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है तो इस वाले कार्बन पे ऊपर जाने पे CWH मिल रहा है और बैक कार्बन में नीचे जाने पे CWH मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? प्लेन के लिए तो सामने सामने होना पड़ेगा ना। अगर मैं इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना हो तो देखो कैसे बनाऊंगा, CWH यहां लिख दूंगा, HOH यहां लिख दूंगा और CWH यहां कर दूंगा, अब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसमें POS होगा, COS नहीं होगा। फिर से बताऊं, देखो ध्यान से, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये फ्रंट कार्बन क्या अगला कार्बन है, इससे CWH लगा है, H और OH लगा होगा। फिर बैक कार्बन क्या यहां होगा और उससे नीचे की तरफ CWH लगा है, तो फ्रंट कार्बन का ऊपर CWH और बैक कार्बन का नीचे CWH, कभी भी POS होगा? बीचों बीच काटोगे, एक के पास ऊपर CWH है, एक के पास नीचे CWH है, नहीं होगा। लेकिन COS हो जाएगा क्योंकि एक के पास ऊपर है और एक के पास नीचे है। आप इसको चाहो तो बना के देख लो। देखो फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, CWH और इधर H और इधर OH, ठीक बात है। बैक कार्बन पे जाओ, नीचे CWH लगा है ना, इधर आपके पास OH लगा है और इधर आपके पास H लगा है, COS तो दिख रहा है मुझे। सेंटर में जाओगे, ऊपर क्या मिल रहा है, CWH, नीचे क्या मिल रहा है, CWH, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको बीचों बीच कट करूं, तो क्या CWH के सामने CWH है? नहीं है, तो इसमें COS तो है, POS कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस कार्बन को देखो तो फ्रंट कार्बन पे CWH है, इधर H और OH है, और बैक कार्बन पे जाओगे तो देखो यहां पे CWH मिल रहा है और यहां H और OH मिल रहा है, तो इसमें POS तो है, COS नहीं है। POS तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आया समझ में? चलो अब इसको नोट डाउन करना है। कहां से करना है, यहां से, जल्दी करो। एक कार्बन का एक रिंग, हाँ हाँ, सारे इवन में होंगे सारे। अगर केवल साइक्लोऑक्टेन दिया हुआ है होगा, देखो अगर आपके पास केवल साइक्लोऑक्टेन दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही साइक्लोऑक्टेन है। बीच में पहुंचो, इधर गए सेम, इधर गए सेम, इधर गए सेम, इधर गए सेम, ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं, सब तरफ सेम है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, समझे। 8 मेंबर एक बार बनाओ, सामने सामने देखो, बना के आ रहा है सेम, कार्बन कार्बन सेम आएगा। जल्दी करो, फास्ट।
हम्म हम्म आज कौन सा दिन है? थर्सडे को मिलेगा। आज वेंसडे है ना, थर्सडे को मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन चाहिए? 200? 500 बनवा रहा था मैं तो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हो गया होगा, ऐसा उम्मीद है। सारा ही हो गया होगा। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक करें, कायरल सेंटर करें। हो गया ना सबका? जल्दी करो भाई, जल्दी। हाँ हाँ, तीसरा और चौथा। तीसरा ये वाला रहा, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना है। तो अगर मैं, जैसे मान लो एक साइक्लोहेक्सेन आपके पास, ऐसे इमेजिन करो, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ऊपर की तरफ मिथाइल निकला हुआ है, नीचे की तरफ मिथाइल निकला हुआ है। अगर मैं इसी को कट कर दूं, ऊपर वाला मिथाइल भी दो पार्ट में कट कर गया, नीचे वाला मिथाइल भी दो पार्ट में कट कर गया, इक्वल इक्वल सेम आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है? उस साइक्लोहेक्सेन के बीच में जाओ, ऊपर की तरफ जाओगे मिथाइल मिल रहा है, नीचे की तरफ जाने पे भी मिथाइल मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। चौथे वाले में देखो सेम, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए अगर आप ये कट करना चाह रहे हो तो देखो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन आता तो सेम होता, ऑक्सीजन के सामने कौन आ रहा है? कार्बन, सेम सेम नहीं कटा, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो देखो सेम, मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं आ रहा, मिथाइल के पीछे मिथाइल आ रहा है, तब भी नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कैसे? ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। बोर्ड के पीछे जाओगे क्या मिल जाएगा? मिथाइल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड, हाँ बताओ। बोर्ड कॉपी अब नहीं है ना, पता लगा किसी और ब्रांड का निकाल लिए। चलो जैसे मान लो ये देखो, ये आप ऐसे एज्यूम करो इतना पार्ट है, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी। यहां लगाया हुआ है HCl, ठीक है, और यहां लगाया हुआ है ClH, ठीक बात है। सेंटर पे बैठे, सेंटर से डायगोनली जितना ऊपर इधर गए हैं, सेंट, एक तो डाटा मत करो। देखो ClH इधर लगा हुआ है, इधर HCl लगा हुआ है, बीचों बीच जाओ। अब पहले इमेजिन करो, आपकी कंडीशन ठीक है, बट पहले मेरा वाला कंडीशन है। बीचों बीच गए, ऊपर की तरफ क्या इधर जा रहे हैं? सेम मिल रहा है, Cl मिल रहा है। क्या इधर नीचे की तरफ आने पे सेम मिल रहा है? तो जितना इधर गए हैं उतना ही इधर गए हैं, इक्वल ही है। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, क्या अगर मैं यहां पे देख के यहां पे देखूं तो अब आपको सेम दिखेगा? अब आपको सेम दिख रहा है? तो आप अज्यूम कर लो सेंटर पे होना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ आपका छूट गया, एक दो और क्वेश्चन करोगे उसमें कायरल में तो और क्लियर होगा। हाँ हाँ, नीट में बिना वेजडेस के क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले तो नीट में वेजडेस देके ही क्वेश्चन पूछेगा, नीट में ये प्लेनर वाला नहीं दिया रहता, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं। हाँ हाँ, पहले लड़की, हाँ बोलो, ये वाला, ये वाला, हाँ इक्वल कैसे हुआ? कॉपी दो, कॉपी दो, देखो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहां पे आपका HCl लगा हुआ है, यहां पे आपका ClH लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहां से कट कर दिया, ये वाला प्लेन से, ठीक है। तो इधर अपना ClH लगा हुआ है, इधर भी अपना HCl लगा हुआ है, उसको कोई टच नहीं किया है। पॉज तो नहीं होगा इसमें, तभी तो लिखा है पॉज नहीं है। हाँ इस वाले में देखो, अब चार कार्बन है, तीन के बजाय अब चार है, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं है, सब आगे और पीछे वाले को मान लो कुछ नहीं है। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे ClH है। अगर मैं इसी को कट कर देता हूं HCl और ClH को, तो देखो इधर इधर कुछ भी नहीं है, सेम सेम सामने सामने आ गया, पीओएस है ना। हाँ भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक ही प्लेन से काट रहा है। हाँ ऊपर है, नीचे है। यार एक तो तुम्हें काटने नहीं आ रहा है जिंदगी में। लाओ कॉपी दो, देखो 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 ध्यान से, इधर इधर, यहां मिथाइल लगा हुआ है,
ठीक है, और यहां पे मिथाइल नीचे लगा हुआ है, ठीक बात है, यहां पे ऊपर है और यहां पे नीचे है, तो क्या मैं ऐसे नहीं कट कर सकता इसको एकदम ऊपर से? तो ऊपर वाला मिथाइल भी कट कर गया, और जैसे नीचे प्लेन ले रहा हूं नीचे वाला मिथाइल भी कट हो गया। एक ही प्लेन है जिससे आप ऊपर भी कट कर पाओगे, नीचे भी कट कर पाओगे। देखो यहां पे ऊपर मिथाइल है, यहां इमेजिन करो नीचे मिथाइल है, अब मैं ऊपर से यही वाला प्लेन से कट कर दे रहा हूं, दो पार्ट में कट जाएगा मिथाइल मिथाइल डायगोनली। सेकंड में पीओएस, वही तो बता रहा था। लो देखो, ये 4 मेंबर है, ये भी 4 मेंबर है, 4 मेंबर को बस थोड़ा सा ऐसे कर लो, टेढ़ा कर लिया, ठीक है, यहां पे ClH लगा दिया, यहां पे HCl लगा दिया, ठीक है, अपोजिट वाला लगाना है। देखो यही अभी भी 4 मेंबर है, यहां पे आपने क्या लगा दिया HCl, और यहां पे क्या लगा दिया ClH, ठीक है। अब मैं इसी प्लेन से कट कर रहा हूं, तो आमने सामने सेम है, HCl भी दो पार्ट में कट गया है, ClH भी दो पार्ट में कट गया है, इसी प्लेन से काटा है, तो HCl और ClH दो पार्ट में कट गया है, दोनों आमने सामने सेम हो गए। हाँ, और स्लाइड चेंज, जल्दी। इसके बाद पढ़ना है कायरल सेंटर। OH की जगह H रख दें, कौन से वाले में? ऊपर न्यूमैन वाले में। OH की जगह अगर मैं यहां पे H रख दूं, तो OH की जगह H रख दो। क्या कह रहे हो, POS होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, COOH के सामने COOH कहां आ रहा है? कर सकते हो, बट वो बनाना पड़ेगा आपको, बना के बताओ क्या बोल रहे हो गया? हुआ नहीं हुआ भाई? हो गया? लिखो कायरल सेंटर। अगला डेफिनेशन इज कायरल सेंटर, जल्दी लिखो। द नेक्स्ट हेडिंग इज कायरल सेंटर। उससे पहले एक नोट लिखेंगे, कायरल सेंटर से पहले नोट लिखेंगे। ये हो गया बेटा, रच रच के मत लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। क्या कर कह रहे हैं ये लोग? हाँ हो गया, हाँ दिखाओ क्या कह रहे हो। इसमें POS होगा नहीं होगा? होगा ना, तो कट करोगे COH के सामने COOH लेफ्ट, बल्कि ग्रुप से कहां POS COS डिसाइड होता है? सेकंड वाले क्वेश्चन में COS POS कैसे होगा? नहीं होगा, कैसे भी कट करो, आमने सामने बराबर थोड़ी आ रहा है, वर्टिकल आमने सामने बराबर थोड़ी है, नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में भी आमने सामने बराबर थोड़ी है, नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गया यहां तक। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं। नोट लिख लो एक, नोट। नोट में ध्यान देना, सिमेट्रिकल कंपाउंड किसे कहते हैं? सिमेट्रिकल कंपाउंड लिखो यहां पे, सिमेट्रिकल कंपाउंड वो होगा जिसमें बोथ POS एंड COS एब्सेंट, बोथ POS एंड COS एब्सेंट। ये इसलिए लिखा रहा हूं, कल को आ जाओगे कि सर आपने नोट्स में नहीं है मेरे, हम कैसे माने आपने बोल दिया था। बोथ POS एंड COS एब्सेंट, हाँ भाई अनसिमेट्रिकल ही लिख रहा था मैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ, मान लो सिमेट्रिकल कंपाउंड में बोल रहा हूं, तो सिमेट्रिक, बेटा मुंह बंद। सिमेट्रिकल कंपाउंड में से दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो जाए, आइदर POS और COS प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो जाए, या फिर बेटे बोथ प्रेजेंट, या तो COS प्रेजेंट हो जाए या तो POS प्रेजेंट हो जाए, या दोनों ही प्रेजेंट हो जाए, क्या हो जाएगा आपके पास? सिमेट्रिकल। ठीक है, और दोनों में से कोई भी प्रेजेंट ना हो, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मिरर इमेज कैसा होता है? सिमेट्रिकल का मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे SIMI, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सिमी।
और अनसिमेट्रिकल मिरर इमेज का नॉन सीबी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। आगे बहुत काम आने है इसका। अच्छा, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वो वाला अनसिमेट्रिकल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव का पीपीएल से क्या रिलेशन है? ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट कर सकता है किधर भी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, अभी पढ़ना है कि किधर करेगा। और दूसरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या करेगा? रोटेट ही नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही छोड़ देगा। तो दिस इज द नोट। एक नोट और है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। आपने ट्विस्ट बोट फॉर्म पढ़ा था क्या? ट्विस्ट बोट फॉर्म पढ़ा था? ट्विस्ट बोट में फ्लैगपोल रिपल्सन हो रहा था, इसलिए फ्लैगपोल रिपल्सन कम हो रहा था। बोट में दोनों हाइड्रोजन सामने सामने थे, बोट में तो एकदम सामने सामने आ गए थे। ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा दूर हुआ था, लेकिन ट्विस्ट बोट में दोनों कार्बन आमने सामने नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, बोट में आमने सामने होते हैं, ट्विस्ट बोट जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट बोट में इधर इधर कार्बन ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना, ट्विस्ट हो जाता, मुड़ जाता है ना पहले से। तो पहले ऐसे था बोट, अब उसको मोड़ दो। पहले सामने सामने था फ्लैगपोल रिपल्सन, अब उसको मोड़ दिया तो दोनों कार्बन कार्बन जो है ना आमने सामने नहीं आते। तो इसीलिए बोला जाता है ट्विस्ट बोट के अंदर ना तो पीओएस आ सकता है ना तो सीओएस आ सकता है, क्योंकि आमने सामने कार्बन आता ही नहीं है। तो इस बात को लिखिए, और ये समझा तो दिया बट ओवरऑल ये रट्टा ही है। नो पीओएस और सीओएस इन ट्विस्ट बोट। अब देखो, अगर एग्जाम्पलर मास्टर पढ़ के ना पढ़ाए तो एग्जाम में आ जाएगा। कार्बन कार्बन कभी आमने सामने नहीं आते हैं, इसलिए पीओएस सीओएस नहीं होगा। क्या सामने सामने है ही नहीं तो कैसे आएगा? नो पीओएस और सीओएस, और के बजाय लिखो नो पीओएस एंड नो सीओएस। नो पीओएस एंड नो सीओएस इन ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट जो होता है उसमें कार्बन कार्बन आमने सामने नहीं आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ट्विस्ट बोट के बारे में क्या मैं लिख सकता हूं कि सर इसमें पीओएस यूएस नहीं है तो हमेशा ही अनसिमेट्रिकल है? ट्विस्ट बोट या ट्विस्टेड बोट, बात एक ही है। ट्विस्ट बोट या ट्विस्टेड बोट क्या हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज, ऑलवेज। और लिखिए अनसिमेट्रिकल ऑलवेज, अनसिमेट्रिकल ऑलवेज। बेटा कुछ दिनों में आइसोमेरिज्म की याद आएगी आपको, क्योंकि ये जीओसी आ जाएगी ना उसके बाद बेटा। तो किसी की याद में नहीं डूबना है बेटा, कुछ अच्छा आने वाला होता है। तो आइसोमेरिज्म भले जा रहा है, जीओसी आ रहा है, इंतजार करिए। फिशर, फिशर में पीओएस हो सकता है। क्यों भाई? ये वाले में फिशर में पीओएस नहीं होगा? सीओएस हमेशा नहीं होगा, ये बोला था मैंने। कब भी नहीं होगा फिशर में, कब भी नहीं होगा फिशर में सीओएस, लेकिन पीओएस तो हो सकता है। देखो सीडब्ल्यूएच के नीचे सीडब्ल्यूएच, कौन सा कौन सा? अब ठीक है, चलो भाई लिखो भाई कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? देखो केमिस्ट्री के अंदर कायरल का जो मतलब होता है वो होता है, कायरल का मतलब क्या होता है? अलग। कायरल का मतलब केमिस्ट्री में बेटा होता है अनसिमेट्रिकल, और एक कायरल का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल। इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, मैंने समझाया, और इसको मिटा लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो आगे कंफ्यूजन होगा। यही होता, यही है, लिखना नहीं है। रीजन आगे जाके एक नोट लिखवाऊंगा कि कायरल कार्बन कायरल सेंटर का सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखना है, ठीक है। सिमेट्री से किसका लेना देना है? केवल पीओएस और सीओएस का, बस। अगर पीओएस सीओएस है सिमेट्री है, नहीं है सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है।
कायरल का भी मतलब वही होता है, बट उस झांसे में नहीं आना है, ठीक है। इसलिए लिख लीजिए कि अगल बगल वाले बिल्डिंग वाले से मिलाएं तो लगे कि आपका मास्टर भी जानता है, नॉलेज है उसको, लेकिन आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे कायरल सेंटर, नया टॉपिक, कायरल सेंटर क्या होता है। एनसीईआरटी खोलेंगे ना, वहां पे लाइन लिखा हुआ है कि कायरल एटम और कायरल सेंटर का सिमेट्री से कोई रिलेशन नहीं है। कायरल सेंटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्री से, है ना। सिमेट्री से किसको फर्क पड़ता है? पीओएस है तो सिमेट्री, सीओएस है तो सिमेट्री, दोनों है तो अच्छा सिमेट्री, दोनों से कोई नहीं है अनसिमेट्री। चलो लिखो कायरल सेंटर, लिखो कायरल सेंटर। पहले समझो क्या होता है। एक ऐसा sp3 एटम, पहले ही मैंने बता दिया, कायरल होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp2 पे नहीं लगेगा, डबल ट्रिपल पे नहीं लगेगा, sp3 एटम होना चाहिए। और जब sp3 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बना होना चाहिए। एक ऐसा sp3 एटम जिसके चारों एटम डिफरेंट हो या चारों ग्रुप डिफरेंट हो, बस यही sp3 होता है, यही कायरल सेंटर होता है। तो कायरल सेंटर में लिखो sp3 एटम। अब sp3 एटम कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। sp3 एटम हैविंग ऑल फोर, हैविंग sp3 एटम attached to 4 different atom या group, attached to 4 different atom या group। अब ये मैंने ऊपर वाली बैच में पढ़ाया, तो एक बच्चा आया डाउट पूछने कि सर आप बार बार लिखवा देते हो एटम या ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 15 है। मन तो किया मैं वहीं से कूद जाऊं, मैंने बहुत कंट्रोल किया यार। लिटरली उसने पूछा है, सोच लो ये कौन सा ग्रुप लिखते हो आप? ग्रुप 15 लिखते हो, ग्रुप 16 लिखते हो? भाई साहब अगर आपको मन में ऐसा डाउट आ रहा है तो ये एटम या ग्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ एटम होता है, मोलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एटम का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ग्रुप का मतलब CH3, PH3, NO2, NH2, OH। एक से ज्यादा एटम को ग्रुप बोला जाता है। तो ग्रुप आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा आपकी क्लास में, ग्रुप ऑफ एटम लिखूंगा। sp3 एटम अटैच टू 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो मैंने रियलाइज किया कि बेटा ग्रुप लिखना मेरी गलती थी, आज से ग्रुप ऑफ एटम लिखेंगे। चलिए sp3 एटम अटैच टू 4 जैसे मान लो आपके पास आ गया, मान लो मैंने लिया नाइट्रोजन। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, यहां पे मैंने लगा दिया OH लगा दिया है, और एक लोन पेयर है। क्या ये sp3 है या नहीं है ना? चार बन रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3 है। और चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच है क्या? चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच है, तो इसको बोल देंगे sp3। अब इसको बोल देंगे ये जो नाइट्रोजन है ये कायरल है, कायरल नाइट्रोजन। ठीक हो गया। जैसे मान लो एक कार्बन है जो बेटा अपने X से जुड़ा है, गलत बात है वैसे, फिर भी अब जुड़ा हुआ है, XYZW से जुड़ा है। अगर ये sp3 कार्बन है और चारों डिफरेंट जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कायरल। मान लीजिए मैं सल्फर से बात कर लेता हूं एक बार, सल्फर डबल बॉन्ड O, तीसरा यहां पे H है, चौथा यहां पे आपके सामने OH है, 1 2 3 4, पांचवा यहां पे मान लो Cl है, और एक बेटा लोन पेयर है। सल्फर के पास 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 2 3 5 7 हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे O माइनस कर लीजिए। अब मुझे बताइए क्या ये सल्फर, सल्फर के बारे में बताइए कायरल है या नहीं है? सल्फर कायरल नहीं है, सल्फर कायरल नहीं है बेटा। ये sp3 है या नहीं पहले ये बताइए। तो sp3 नहीं तो कैसे आपने कायरल या नॉन कायरल सोच लिया? इसके बारे में हम कायरल बात नहीं, sp3 नहीं है, 1 2 3 4 और एक 5, sp3d हो जाएगा ये। चलो ये कायरल की बात नहीं करेंगे। S डबल बॉन्ड O 2 हो गया है, 2 4 हो गया है, यहां पे Cl है, यहां पे H है। क्या ये
इसके बारे में बताओ, कायरल है या नहीं है? पहले पता करो sp3 है या नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, 1 2 3 4। लोन पेयर कितना है इसके पास, 0। कितना आ रहा है, 4। होता क्या है, sp3। चारों डिफरेंट है क्या, इसलिए ये कायरल नहीं है। अगर यहां पे मान लो कार्बन सल्फर ले लो, सल्फर डबल बॉन्ड O हो, डबल बॉन्ड S हो, और फिर Cl और H हो, कायरल है या नहीं? अब कायरल है। देखो कैसे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है, 4। क्या sp3 आ रहा है, चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल हो जाएगा। अगर sp3 है और चारों डिफरेंट है तो ही कायरल होगा, बाद बाकी में मत पड़ जाना। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करो। अगर sp3 है और कायरल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल। अगर sp3 और चारों डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, कायरल। जल्दी फटाफट। देख लिया, sp3 होना चाहिए और चारों डिफरेंट होना चाहिए, क्या हो जाएगा, कायरल। sp3 होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए, उनको क्या बोल देंगे हम, कायरल। भाई हो गया फर्स्ट बेंच पे, जल्दी, तुम्हारा भी हो गया। फर्स्ट बेंच वाले अगली साइड का उतार लिया, ज्यादा दिखता है इनको यहां से पास। जिम छूट गया मेरा 2-3 दिन से यार, सैटरडे से मैं जिम नहीं गया हूं, संडे से, सॉरी, संडे मंडे ट्यूसडे, कल 3 दिन छूट गया। कल इतना नींद आ रहा था भाई, जाके ऐसे पड़ा हूं मैं। अब चैलेंज ब्रेक हो गया, क्या करें इसमें, परिस्थिति वैसी है। आज से फिर चैलेंज स्टार्ट, अब वापस 15 दिन करेंगे यहां से। आज वापस से डे 1, डे 11 पे जाके टूटा है, सोच रहे हो। आज वापस से डे 1 करूंगा मैं, डे 1 वापस से आज होगा, और फिर ये टूटेगा, मुझे पूरा विश्वास है। 15 अगस्त आ रहा है, 15 और 19 वाला जो छुट्टी है 200% टूटने वाला है। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस बार फैमिली को टाइम दिया जाए, चिल मारना सोच रहा हूं, बहुत बढ़िया। मैं भी सोच रहा हूं थोड़ा चिल मारा जाए, जल्दी तुम नोट डाउन कर लो। तो मैं फैमिली के साथ कहीं जाना सोच रहा हूं कि मम्मी पापा और सिस्टर को कहीं जाया जाए दूर। रक्षाबंधन अगर आप पहाड़ों में बनाओ, सोचो सुबह 8 बजे ऐसे आप खुलो, बादल बादल दिख रहे हो, फिर आप राखी बंधवाओ, तो एक अच्छा फीलिंग आएगा ना। मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, एक आप लोग जब बड़े होना तो कैफे, एक कैफे है मोक्षम कैफे, सर्च करना गूगल पे, मोक्षम कैफे। वहां पे ट्री हाउस होते हैं, नॉर्मल हाउस नहीं होता, ट्री हाउस होता है, मतलब पेड़ के ऊपर घर बने होते हैं, लकड़ी वाले, वुड वुड वाले घर होते हैं। तो उस पे वैसे बुकिंग नहीं होती है, मेक माई ट्रिप या ओला, या ओला क्या बोलते हैं उसको, ओयो, ये सब पे बुकिंग नहीं होती है उसकी, ठीक है ना। वो उसकी बुकिंग, उनका नंबर है, और वो लोग ज्यादा देते नहीं, उनके पास 6 या 7 ही पूरे ट्री हाउस हैं। तो बहुत ज्यादा अगर कर देंगे तो उनके पास कभी खाली नहीं रहेगा। तो जो वहां जाते हैं जाके काउंटर से बुकिंग करेंगे, उन्हीं को मिलेगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके नंबर ले लिया है, हम तो जाते रहते हैं, तो हम लोगों ने तो नंबर ले लिया है, तो हमारा तो हो जाता है। तो मैंने नंबर से बुकिंग भी करा दिया है। अब बस बेटा, बादल में अकेले ही अच्छा लगता है। तो मोक्षम कैफे जब भी मौका मिले तो जाना जरूर। यहां से उत्तराखंड चले जाओ, देहरादून, बजट बहुत बजट सस्ता है यार। ट्री हाउस आई थिंक 11-12 हजार रुपए में मिल जाता है। बहुत महंगा नहीं है भाई, बहुत महंगा नहीं है। लोग यहाँ 40-50 हजार रुपए पर डे लेते हैं, आपको नहीं पता है, फिर आप क्या कर रहे हो। 11-12 हजार में मिल जाता है वहां पे, प्लस खाने का 2,500-3 हजार रुपए लगेगा, और बाकी इधर उधर थोड़ी मस्ती मजाक करोगे 4-5, तो 20 हजार में हो जाएगा एक रात का। फिर अगले दिन रहना, फिर से 20 हजार खर्च करिए। तो ये नॉर्मल है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज नॉर्मल, अगर आप घूमने जा रहे हो तो। खैर, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ वहीं पे लेके जाऊं। कैसे जाया जाता है, देहरादून जाओ, सुनो, यहां से जाएंगे पहले दिल्ली, दिल्ली में दीदी की गाड़ी है,
वो लेंगे, उसी में सबको भर लेंगे, मम्मी पापा और दीदी को, फिर लेके देहरादून। लेकिन दिक्कत यही है, फिर आप 60-70 से ऊपर गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, पापा बैठे पीछे, ठीक है। वो जैसे ही 70 से ऊपर होती है एक गाली आती है, फिर नीचे, फिर तुम नहीं सुधरोगे, तुमको पता नहीं तुमको कैसे बच्चे पसंद कर लेते हैं, तुम उनसे ज्यादा गिरे हुए हो, बार बार समझाया जा रहा है तुमको कि 60 से ऊपर नहीं चलाना है, तुम्हारी बार बार स्पीड बढ़ जा रही है। और मेरे पापा का यही है, मैं ज्यादा प्रॉपर्टी लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, और हमारे घर के लोग हैं जो प्रॉपर्टी, थोड़ा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, अपनी जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए, क्या करेंगे प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम थोड़े मौज वाले लोग हैं, तो वो पढ़ती रहती है, हर 7 दिन में ज्ञान मिलेगा कि तुम सब कमाओ और सब उड़ा दो वहीं पे, कोई ये नहीं है कि हाँ आगे जनरेशन के लिए कुछ करना है। मैंने कहा आगे जनरेशन करना ही नहीं, ऐसा मैं मन में बोलता हूं, क्योंकि मैं सामने बोल दूंगा तो अब उनको कौन बताए कि आगे जनरेशन का कौन सा मेरा वंशज जो है पृथ्वीराज चौहान जन्म ले रहा है, मैं इतना क्यों टेंशन ले रहा हूं, ठीक है। और आगे जनरेशन वो खुद कर लेगा भाई, जिसको करना होता है वो खुद कर लेता है। अब आप सोचोगे उसके पिताजी करके रखें, ये संभव नहीं होता है। दूसरा, आप यहां से जाओ, उठाओ गाड़ी, 60-70 के में 4-5 घंटे पहुंच जाओगे देहरादून, ठीक है। दिल्ली से देहरादून बहुत अच्छा हाईवे है, पहुंच जाओगे आप 4-5 घंटे में, चाय वाय पीते हुए पहुंच जाओ, और कुछ नहीं। फिर आप देहरादून पहुंच गए, फिर देहरादून से मसूरी के तरफ जब आप चढ़ोगे, जिधर सीप मैम रहती हैं, अगर आपको आइडिया हो तो, उधर ही रहती हैं वो, पहाड़ों में रहती हैं वो। तो तुमको घर का एड्रेस तो नहीं बताऊंगा मैं, तो उधर ही से आप मसूरी वाले एंड से चढ़ो। जब आप चढ़ते जाओगे लगभग 150 किलोमीटर, कसोल की तरफ नहीं, मसूरी वाला वो अलग लैंड है, मसूरी की तरफ आप 150 चलते जाओ तो एक गांव मिलता है जिसका नाम है पंगोट, उस गांव का नाम है पंगोट, और उस गांव में कुल मिला के 20 ही घर हैं, ठीक है। वहां जाओ, वहां पे, और वहां पे पहाड़ खत्म है, दैट इज द एंड। उसके बाद जाओगे तो नीचे डिस्प्लेसमेंट 0, वो नहीं करना है। तो वहां पे पहाड़ खत्म है, वहीं पे आप गाड़ी लगा दो, और वहां पे आपको ट्री हाउस मिलेगा, 5-6 ही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 नई फैमिली आ जाती है, तो उस गांव में 30 लोग हो जाते हैं, और पूरा आपका खुला हुआ है, पानी की बोतल नहीं मिलेगी, कोई पॉलिथीन या प्लास्टिक ऐसा सामान नहीं आपको दिखेगा वहां पे, आप लेके गए हो तो गाड़ी में ही रखना है, बाहर नहीं अलाउड होता है, ठीक है। पानी कैसे पीना है, तो वो आपको एक लकड़ी का वो नहीं होता है ग्लास बड़ा सा, जो भी होता है, नहीं बैम्बू का नहीं, लकड़ी का होता है वो, उसमें वो आपको दे देंगे 2 या 3, जितने मेंबर है उतने आपको पकड़ा देंगे, आपका स्टिकर लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो, और पानी कहाँ है, तो ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ों से, झरना, आप जाओ वहां भरो, ठीक है। पानी पीने का पानी वही है, बाकी आपके पास नहाने धोने के लिए अलग है सिस्टम, वो आपको वो लगा हुआ है, उनके पास भी टंकी वंकी लगी हुई है, लेकिन पानी पीना है, और वो पानी पियो, ऐसा फील होता है यहां से यहां तक जाते हो, ठंडा पानी है ना। आप चले जाते हो आज से 20-25 साल पहले, 25 साल 50 साल पहले वाली जिंदगी में, फिर आप वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैगी मिल सकता है, ब्रेड ऑमलेट मिल सकता है, या फिर ऑन स्पेशल डिमांड 2000 या 2500 रुपए लेते हैं चावल दाल के, ठीक है। और वो चावल दाल आप कुक होती है उस पे मिट्टी के बर्तन में, और उस पे लकड़ी पे, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली जब आपको दिखाया जाता है कि आप आज से 50 साल पहले कैसे जीते थे, और उसका स्वाद, ओहो, अलग है, अलग है। दूसरा, जब आपके रात के 8 बज जाएगा तो पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहां लाइट वाइट नहीं है, आज भी उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी गया नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नेचर जीना है, तो आज भी वहां 8 बजे पूरा रात हो जाता है। और वहां पे लालटेन नहीं है, वहां पे वो होता है, आग जलाई जाती है लकड़ी वाले, जिसको हम लोग इधर बोन फायर बोलते हैं, तो बोन फायर जला देंगे, और वहां पे बादल की हल्की हल्की सी स्प्रे वाली बारिश हो रही होती है, फिर आप बोन फायर में बैठो, स्प्रे वाली बारिश है, उससे बुझती नहीं है, बस वो आपको लगती है बस, और फिर आप जितनी बार आप बोलोगे उससे 4 बार से रिपीटेशन में आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे पूरा पहाड़ क्लोज पहाड़ है, इतना प्यारा है। और आप सो जाओ ट्री हाउस में, सो जाओ, ट्री हाउस का जैसे ही आप सुबह 5 बजे 6 बजे आप उठोगे और दरवाजा खोलोगे, पूरा व्हाइट व्हाइट बादल आपके रूम में घुस जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह पूरा बादल वहां से क्रॉस हो रहा होता है, फिर वो एकदम अमेजिंग माहौल है वहां का, तो वो टाइम बड़ा अच्छा जाता है, ठीक है। और अगर ये टाइम अपने आप मम्मी पापा को दिखा पाते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है, राइट।
एक जगह है जहां पे मैं पैसे खर्च करने से कतराता नहीं हूं, हालांकि उसके लिए बहुत गालियां पड़ती है कि तुम बहुत, मेरे घर पे मुझे बोलते हैं तो ये तो पैसा सारा नाश ही करता है, क्या जरूरत है यहाँ, यहाँ 2,000 रुपए में चलो नीचे रूम मिल रही है, रह जाते हैं वहां। तो सबका रहता है, हर पेरेंट्स का रहता है। तो वही, लेकिन फिर भी ठीक है, सुनसान, उनको भी फाइनली अच्छा ही लगता है अंदर से, लेकिन फिर वो दिखा नहीं सकते ना, नहीं तो मैं फिर उससे 3 गुना खर्चा करूंगा। तो चलो ठीक है, तो अभी कभी मौका मिले तो मोक्षम कैफे जाना, दैट्स द ओनली कैफे देयर, ओनली कैफे। खर्चा बहुत है। फाइन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है आपके पास 6, इन 6 मॉलिक्यूल में पहले मॉलिक्यूल पे फोकस करो, देखो ध्यान से, देखो आपको केवल यहां पे ये वाला ही sp3 कार्बन दिख रहा है जो कायरल है। देखो ये भी sp3 है लेकिन 3 सेम है, यहां पे हाइड्रोजन तीनों सेम आ गया। ये भी sp3 है लेकिन 2 हाइड्रोजन सेम आ गया। ये भी sp3 है लेकिन 3 हाइड्रोजन सेम आ गया। ये भी sp3 है लेकिन 2 लोन पेयर सेम आ गया। तो कायरल नहीं हो सकता। कायरल केवल एक ही है, ये sp3 है और चारों डिफरेंट है, एक मिथाइल, अल्कोहल, इथाइल, हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट है। तो sp3 के साथ साथ चारों डिफरेंट हो, क्या हो गया? कायरल। और कायरल को कैसे डिनोट करते हैं? स्टार लगा के। कायरल कार्बन का मतलब स्टार लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन, कायरल है, ये कायरल हो सकता है कभी? ये वाला कायरल होगा क्या? गंगाधरी शक्तिमान है, ये और ये सेम है ना, मिथाइल ही तो है, तो दोनों सेम हो गए तो कायरल। क्या ये वाला कायरल होगा? इधर मिथाइल, इधर क्लोरीन, इधर कुछ और, इधर हाइड्रोजन, तो चारों डिफरेंट हो गए, इसलिए कायरल हो गया। तो ध्यान से बेटा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जब आप जाओगे, यहां देखो ये कायरल है, कैसे? लेफ्ट में कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन, इधर ज्यादा कार्बन और इधर हाइड्रोजन, डिफरेंट हो गया। इधर आ जाओ, ये भी डिफरेंट है, Br है, इधर अल्कोहल मिल रहा है, इधर क्लोरीन मिल रहा है और इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, चारों डिफरेंट है। सिमिलरली ये भी कायरल है, क्लोरीन है, कार्बन है, ज्यादा कार्बन है, हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट है, तो कायरल हो गया, 3 कायरल। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, क्या ये कायरल है या नहीं है? ये वाला कायरल है या नहीं है? फोकस, सब लोग पहले गिन लो, बता दो कायरल है या नहीं है? है। देखो एक हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इधर जाने पे CH2 है और इधर जाने पे कार्बन विथ मिथाइल है, डिफरेंट हो गया ना चारों। एक इधर डिफरेंट डिफरेंट, इधर CH2, इधर कार्बन विथ मिथाइल, डिफरेंट है। आप कहोगे सर ये और ये सेम है, नहीं हो सकता बेटा। देखो यहां पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, मिथाइल इज CH3, और ये क्या है? CH2 है, और ये क्या है? CH है, फिर ब्रांच है वो अलग बात है, CH है, तो चारों डिफरेंट हो गया, तो क्या ये कायरल हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला वाला, क्या वो भी है? सिमिलर कंडीशन उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो क्या कायरल हो गया? अगले वाले पे जाओ, 2 हाइड्रोजन आ गए ना, नहीं होगा, स्टार लग रहा है, वही कायरल है। चलो नेक्स्ट, आप मुझे बताओ ये वाला कायरल है या नहीं है? है या नहीं है? है। बोर्ड पे देखो, क्या इधर अल्कोहल है, इधर एसिड है, उधर कार्बन है और एक हाइड्रोजन होगा, तो क्या स्टार लगा दूं? ये वाला बताओ। ये भी है, ये भी है। देखो इधर एसिड है, इधर अल्कोहल है, इधर कार्बन है और चौथा हाइड्रोजन हो गया, तो कायरल हो गया। वो वाला बताओ, है या नहीं है? पता कर लेते हैं। देखो देखो, 2 तो डिफरेंट मिल गया है, इधर और इधर देखते हैं। पहला वाला सेम है, अगले पे जाओ, अगला वाला CH2 है, यहां पे क्या है? CH है, तो क्या डिफरेंट हो गया? क्या कायरल बोल दूं? उसके अगले वाला, और कोई कायरल है कि नहीं है? फिनाइल कैसे कायरल हो गया? sp3 होना चाहिए भाई, फिनाइल इज बेंजीन, sp2 हो जाएगा। चलो ये वाला देखो, ये तो कायरल है ना, कैसे? देखो इधर अल्कोहल है, इधर कुछ कार्बन है, इधर अगला देखो, इधर CH2 है, इधर CH है, ये CH2 है और ये CH है, और ये क्या है? अल्कोहल है, और चौथा हाइड्रोजन भी तो है, तो चारों डिफरेंट भी तो हो गया, कायरल बोल सकते हैं। नीचे वाला देखो, इधर जाने पे एसिड है, इधर जाने पे बेंजीन है, ऊपर जाने पे कार्बन है और एक और हाइड्रोजन है, क्या क्या चारों डिफरेंट हो गया? क्या
कितने कायरल है उसमें? 5 कायरल है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? sp3 होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए, कायरल हो जाएगा। दिखता नहीं है बेटा, इसमें देखना पड़ता है ध्यान से। अगले क्वेश्चन में जरा आइडेंटिफाई करो कितने कायरल है। क्या ये वाला कायरल है या नहीं? ये 3 तो डिफरेंट दिख गया, चौथा अपने आप डिफरेंट है। ये वाला कायरल है कि नहीं? 1 2 ऊपर एक कार्बन एल्डिहाइड है, इधर 2 कार्बन और अल्कोहल है। वैसे भी देख लो, इधर एल्डिहाइड इधर अल्कोहल है, इधर OH इधर। चलो नेक्स्ट, ये वाला है या नहीं है? ऊपर वाला एल्डिहाइड है, नीचे वाला अल्कोहल है, इधर H है इधर OH है, डिफरेंट हो गया। ये वाला कायरल है कि नहीं है? तो बेटा यहां पे चारों के 4, और इसको कुछ बोलते हैं हम लोग, इसको कुछ बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेटा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज इसी का एक फॉर्म है, ग्लूकॉन डी, वही आप पीते हो बेटा। एल नहीं पी लेना, जहरीला होता है। अच्छा ये वाला, यस ये वाला जो डी है, ये वही डेक्स्ट्रोलीवो है क्या? अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत हैं, वो स्मॉल डी होता है। ठीक है, ये डी ग्लूकोज नहीं है। ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन में आधे घंटे बाद पता लग जाएगा। ये स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं है, ये डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है, वो कुछ और है, पता चलेगा थोड़ी देर में जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OI पढ़ेंगे, जिसमें 3O एरिथ्रियो RS पढ़ा है आपने। DL कैपिटल D कैपिटल L वो अलग होता है, ग्लूकॉन डी। उसी तरह आप पढ़ते होगे लीवोसेट्रेजीन। सेट्रेजीन दवा खाते हो, वो लीवोसेट्रेजीन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और सेट्रेजीन पूरा चैप्टर है, 3-4 पन्नों का चैप्टर है फर्स्ट ईयर मेडिसिन में, वो खूब पूछा जाता है सेट्रेजीन। जब आप लैब में जाओगे आपको बोला जाएगा सेट्रेजीन लेके आना, और फिर आपसे बोला जाता है इसका सॉल्युबिलिटी रेशियो बताइए। बोल देगा स्टोमक एसिड आपको दे देगा HCl, बोलो स्टोमक एसिड में क्या रिएक्शन होगा, वो सब पूछा जाएगा आपको। कुछ मेडिकल कॉलेज वाले अब जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा दोस्ती यारी फ्रैंक हो जाते हैं बच्चे, तो वहां पे जाके चीटिंग करते हैं, पूछ सर स्टोमक एसिड से क्या होगा लीवोसेट्रेजीन। आने कहा भाई फेल हो जाओ, इससे बढ़िया तो तुमको ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो। क्या ये वाला कायरल होगा नहीं होगा? 2 हाइड्रोजन आ गया ना, नहीं होगा। लिख लिया यहां तक? अलग मजा है भाई मेडिकल कॉलेज का। मैं तो अगर मौका मिले तो आई विल वांट टू गो इनटू मेडिकल कॉलेज। वो 4.5 साल जीना है मुझे। ठीक है, सोच रहा हूं मैं नीट का एग्जाम दूं, है ना। वो देती तो है रितु मैम, देती तो है बायो का एग्जाम। 359 आउट ऑफ 360 देखा था आपने? नहीं देखा था? मैंने ये सोचा 359 कैसे आ सकता है, वही तो। फिर उन्होंने क्या उसको बताया, फनी वे था। तो उन्होंने बताया कि मुझे ये आता था बट मैंने छोड़ दिया, तो 4 नंबर मिल सकते थे। उनका आया एक्चुअली 300 कितना था, 55 ही था, बट वो बोला कि ये मार देती तो मैं 359 हो जाता। फिर लोगों ने काटा उनका वीडियो, फिर कहा कि 359 कैसे हो सकता है। हालांकि वो सही बता रही थी कि उनको वो आता था, बट उन्होंने डाउट में छोड़ दिया लैंग्वेज की वजह से। पर सोचो यार कितनी फैंटास्टिक टीचर है, बॉटनी जूलॉजी सब पढ़ा लेते हैं। एक टाइम पे मैं उनके साथ पढ़ाया करता था, 2020 के आसपास में। यस यस यस। क्या 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 कह रहा है? पढ़ ले, हो गया? उनका देखना, रितु मैम का एकदम लाइफ जीती है एकदम मस्त। उनको बहुत ज्यादा सामाजिक चीजों से मतलब नहीं है, लाइफ। उनका एक डॉग है इतना बड़ा, तुम सब देख के रखे हो भाई। तुम बायोलॉजी का लेक्चर देख लेते, कितना फायदा हो जाता तुम्हारा। चलो नेक्स्ट, ये वाले में आपको बताना है कितने कायरल सेंटर हैं। देखो सबसे पहले मेरे हाथ पे फोकस करो, क्या ये वाला आपके पास, इज दिस योर कायरल और नॉट?
क्या ये कायरल है या नहीं है? देखो OH और H दो डिफरेंट हो गया, अगले वाले पे तो सेम है, देखो H और OH सेम सेम है, उसके आगे गए OHH, यहां पे CH2OHH है, डिफरेंट हो गया, कायरल हो जाएगा। इस पे आओ, क्या ये भी कायरल है? ये तो दिख ही रहा है, अगले पे CH2OH अगले पे OH है, चलो ठीक है। क्या ये भी कायरल है? इधर ऑक्सीजन है इधर नहीं है, ऊपर नीचे डिफरेंट हो गया। क्या ये भी कायरल है? इधर पहला वाला तो सेम होगा, दूसरा वाला डिफरेंट हो जाएगा। ये भी कायरल चमक गया होगा, कितने कायरल चमक गए? 5 कायरल है बेटा। अच्छा, इसी को बेटा बोलते हैं साइक्लिक ग्लूकोज। वो जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज आपने पढ़ा है ना, उसी का साइक्लिक फॉर्म है ये, साइक्लिक ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, कितने कायरल एटम या कितने कायरल सेंटर हैं? इस पे फोकस करते हैं, कायरल है कि नहीं देख लेते हैं। दो तो डिफरेंट दिख गया, मिथाइल और हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन है, चौथा ऑक्सीजन है, चारों डिफरेंट हो गया। ये वाला कायरल है कि नहीं? कायरल है कि नहीं? नहीं बोलने से पहले थोड़ा डरो, कायरल है कि नहीं? कायरल है, कैसे दिखा दो। लोन पेयर हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, इधर 3 इधर 4, कायरल हो गया। कितने कायरल हैं आपके पास आ गया? कितने कायरल? कायरल एटम पूछा जाए, कितने कायरल एटम है? अगर मैं आपसे पूछ दूं कायरल कार्बन कितना है, तो कार्बन तो एक ही है, एटम 2 है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कायरल सेंटर कितना है, सेंटर और एटम एक ही बात होती है। कायरल सेंटर बोलो कायरल एटम बोलो एक ही बात है, लेकिन कार्बन कितना कायरल है? केवल एक। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आओ, क्या ये कायरल है या नहीं है? कैसे? जब जब कार्बन पे माइनस आ जाए लोन पेयर देख लेना, जब जब कार्बन पे माइनस आ जाए लोन पेयर देख लेना। तो क्या ये चारों डिफरेंट हो गया? कायरल एटम कितना है, कार्बन कितना है, सेंटर कितना है? सारे ही सेम ही है बेटा, यहां पे एक ही तो है ही बेचारा। तो वो गाना सुना है आपने, मैं आ लिखूं तो तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। तो बेटा कार्बन पे माइनस दिख जाए तो तू लोन पेयर समझ लेना, ठीक जाए, समझ में आ जाए, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देख जाओ भाई, अगला सवाल क्या चारों डिफरेंट है? sp3 भी है, कायरल कार्बन कितना है यहां पे? एटम पूछा जाए तो, और सेंटर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन लिखूं और तुम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जल्दी करो। क्या ये वाला कायरल हो सकता है? sp2 हो गया। क्या ये वाला कायरल हो सकता है? कायरल होगा, कायरल होगा। एक तो मिथाइल हो गया CH3, और यहां पे देखो CH, दो डिफरेंट पाए गए, ये और ये तो सेम है, लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो गया। तो बेटा डिफरेंट मिल गया तो कायरल हो गया ना। ये वाला कायरल है कि नहीं? देखो एक हाइड्रोजन मिल गया, ये वाला तो सेम है, लेकिन अगला अगला डिफरेंट हो गया क्या? ऊपर वाला भी डिफरेंट हो गया क्या? तो क्या चारों डिफरेंट हो गया? ये वाला भी कायरल है क्या? कितने कायरल है? एटम कितना है, सेंटर कितना है, कार्बन कितना है? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देख के पूछा था, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर। जनरली लोगों को लगता है नाइट्रोजन कायरल है तो सही 1, कायरल कार्बन पूछा है, ध्यान से। sp3 कोई भी हो सकता है। कौन से वाले में? इस वाले में? अच्छा तुमने 2 बोला था, 2 लिख दिया यार। हाँ तुम्हारा डाउट रह गया यार, हाँ sp3 ही कायरल होता है, यस, केवल sp3 ही कायरल है। अरे यार बेटा इसको 2+1 कर दो। अब आगे करो, अगले वाले में ध्यान दो।
अगले वाले में ध्यान दो, कितने कायरल हैं? क्या ये वाला कायरल दिख गया? देखो इधर मिथाइल है, इधर CH है, इधर CH3, इधर CH है, इधर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा, तो क्या कायरल हो गए? क्या ये कायरल कभी जिंदगी में हो पाएगा? क्या ये कायरल है? दिस इज ऑल्सो कायरल। क्या ये कायरल है? ये भी कायरल है। देखो इधर नाइट्रोजन है, इधर सल्फर है, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, चारों डिफरेंट है। क्या ये कायरल है? इधर एसिड लगा है, CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2H COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है और एक हाइड्रोजन होगा, चारों डिफरेंट है। क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? सल्फर और ऑक्सीजन बेटा ग्रुप 16 कभी कायरल नहीं होते। ग्रुप 16 जब प्रोटोनेटेड होगा तो कायरल हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल है, ऑक्सीजन हो सल्फर हो, तो नहीं होगा। चलो कितने कायरल हो गए यहां पे? कायरल सेंटर कितने हो गए? कायरल कार्बन कितने हो गए? एटम कितना हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। R1 R2 R3 R4 मतलब डिफरेंट है। क्या ये कायरल है या नहीं ये बता दो। चारों डिफरेंट है ना, तो कायरल कार्बन कितना हो गया? कायरल एटम या सेंटर कितना हो गया? बस लिख लिया होगा, उम्मीद तो यही है। चलो कर लो, अगले क्वेश्चन कर लेते, फिर नोट डाउन कर लेना। चलो बताओ कायरल कार्बन यहां पे कितना है? पहले ये बताओ सल्फर कायरल है या नहीं है? sp3 चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 और लोन पेयर, भाई सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है ना, सिग्मा 3 है, लोन पेयर कितना है? टोटल कितना है कितना? sp3 है। sp3 का चारों डिफरेंट है क्या? चारों डिफरेंट है तो कायरल हो जाएगा। अगले वाले में आओ, ये वाला कायरल है कि नहीं है कैसे? CH3 CH CH2 और हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट हो गया। ये वाला CH3 CH CH2 हाइड्रोजन, क्या क्या कह रहे हैं? आइडेंटिकल है इधर इधर, गधेड़ो लिख लिया करो। CH3 का मतलब मिथाइल, यहां पे क्या है? CH2, डबल बॉन्ड वाले CH, तीनों सेम है कि डिफरेंट है? बेटा आगे तो तब देखेंगे जब यहां सेम आ जाता, भाई आइडेंटिकल वाला केस यहां तो तब जाते जब ये दोनों सेम आ जाते। चलो नेक्स्ट, दो कायरल हो गए यहां पे। इस वाले में बताओ, जो आप सोच रहे हो वो यहां सोचना था। क्या ये कायरल है? क्योंकि यहां पे दो तो डिफरेंट मिल गया, लेकिन ये देखो सेम सेम, ये देखो सेम सेम, और बेटा यहां हम साथ साथ पहुंचे, तो क्या कायरल होगा? साथ साथ नहीं पहुंच पाओगे। तो यहां पे देखो क्या दोनों डिफरेंट है, यहां साथ साथ पहुंच पा रहे हो क्या? तो कायरल नहीं होगा बेटा। यहां पे कायरल एटम, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर सारी जीरो हैं। अगला, ये भी हम साथ साथ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा कायरल कार्बन, कायरल एटम, कायरल सेंटर जीरो हो जाएगा। स्टार नहीं लगा मतलब कायरल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कायरल है क्या? दो डिफरेंट दिख गया, ये तो सेम सेम था, लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो गया है, कायरल हो गया है। ये वाले के देखो दो डिफरेंट दिख गया, यहां तक सेम सेम है, लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो चुका है। क्या दो कायरल कार्बन आ चुका है, दो कायरल एटम, दो कायरल सेंटर हो चुका है। इस वाले में आ जाओ, क्या दोनों डिफरेंट हो चुका है? पहला वाला सेम सेम है, दूसरा वाला भी सेम सेम है, और हम साथ साथ पहुंचे हैं बेटा, तो कायरल नहीं होगा। इस वाले से बात कर लेते हैं, क्या दो सेम दिख गए? पहला वाला सेम सेम हो गया, दूसरा वाला भी सेम सेम हो गया, हम साथ साथ पहुंचे, तो बेटा कायरल सेंटर यहां नहीं होगा, यहां भी कायरल सेंटर नहीं होगा, और यहां भी नहीं होगा। इस वाले में देखो, दो या तीन, दो या तीन, आ जाओ देख लेते हैं। पहले इस क्लोरीन की बात करते हैं। क्या आपको दो सेम सेम दो डिफरेंट दिख गए? सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, हम साथ साथ हैं, बेटा ये कायरल होगा नहीं होगा? लेकिन अगर मैं इस Br की बात पूछता हूं, अब हो जाएगा ना, दो डिफरेंट हो गए, ये और ये भी डिफरेंट है, कायरल हो गया। ये वाले की बात करो, दो डिफरेंट दिख गया, और ये डिफरेंट है, कायरल होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा?
2 कायरल कार्बन, 2 कायरल एटम, 2 कायरल सेंटर। लेकिन अगर मैं आपसे ये वाले में पूछ लूं, हाउ मेनी कायरल आर देयर, सोच लो। 0। बेटा खिड़की खुली है, सीधा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। चार या 5, 2 ही आंसर है। 4 या 5? 4 होगा। चलिए आइए, आइए बेटा 4 कैसे होगा आप देख लेते हैं। क्या 2 डिफरेंट दिख गए? यहां सेम सेम है, सेम सेम है, हम साथ साथ हैं, कायरल नहीं होगा। क्या ये 2 डिफरेंट हैं? डिफरेंट मिल गया, कायरल होगा। ये दोनों डिफरेंट दिख गए, दोनों डिफरेंट हैं, कायरल होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं, 2 डिफरेंट दिख गया, सेम सेम है ना, अगला वाला डिफरेंट हो गया ना, कायरल हो गया ना। ये वाला देखो 2 डिफरेंट दिख गया, अगला सेम सेम है लेकिन अगला वाला डिफरेंट हो गया, कायरल हो गया। इसकी बात करो, 2 डिफरेंट है, सेम सेम है, सेम सेम है, हम साथ साथ हैं, कायरल होगा। कितने हैं? वाह यार, मिट गया बेटा, यहां 4 हुए हैं। अगला वाला देखो कितना हो गया, यहां पे कितने कायरल सेंटर, कायरल एटम, कायरल कार्बन। कायरल सेंटर कितना? एक ही हो रहा है क्या? नाइट्रोजन sp3 चमक गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 4 sp3 हो गया। तो चारों डिफरेंट है ना। देखो एक हाइड्रोजन हो गया, इधर CH2 है, इधर ऑक्सीजन आ गया, एक लोन पेयर आ गया, डिफरेंट हो गया। कायरल कार्बन कितना है, कायरल एटम कितना है? और उस वाले में पहले देखो sp3 है कि नहीं, sp3 है कि नहीं? अरे बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, तो sp3 तो है। sp3 के बाद चारों डिफरेंट है, सेम है, सेम हो गया तो कायरल। O माइनस सेम हो गया, कायरल नहीं होगा। टाइम भी हो गया, 15 मिनट तो है, ऐसा है, नोट करना है। एक ये बस आपको ये टेबल कराना है मुझे बस बेटा। फिर RS कॉन्फ़िगरेशन, अरे यार चलो भाई कल कर लो यार, पहले लिख लो। ये वाला लिखना है या ये वाला? ये लिखना है, हो गया।